हेलो प्यारे बच्चों। सो बेटा फाइनली हमने देखा कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस एंड टॉर्क अबाउट अ पॉइंट किसी भी फोर्स के कारण कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने देख लिया। उसके ऊपर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे बेटा। यस, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज फोर्स कपल। फोर्स कपल नाम सुन के तुम्हें आइडिया होगा कि एक से ज़्यादा फोर्सेस की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं और उन फोर्सेस के कारण टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से बेटा। तो लिखे डेफिनेशन, इट इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड but acting in opposite direction, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लो कि ये रॉड है ना, ये हमारी रॉड हो गई और रॉड इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है ना, और मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया। एक फोर्स मान लो कि इधर लगाया एफ फोर्स, और अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स मैंने यहाँ पे लगा दिया। कहीं पे भी लगा सकते हो, बस कंडीशन क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शंस होनी चाहिए। यस बेटा, तो अगर इस तरह की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि इस बॉडी के ऊपर क्या लग रहे हैं, यस, फोर्स कपल लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इन फोर्स कपल के कारण नेट टॉर्क कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखें बेटा, लेट अस कंसिडर, यस, लिख लें एक बार टॉर्क। पहले मैं लिखवा देता हूं फिर प्रूफ कर दूंगा। टॉर्क ड्यू टू अ फोर्स कपल will be equals to magnitude of force into distance between the line of action of force। यस, क्या कहना चाह रहा हूं इन शॉर्ट में मैं बताता हूं। लेट अस टेक, कोई भी बॉडी ले लो, ठीक है, कोई भी बॉडी हमने ले ली और इस बॉडी के ऊपर मान लो कि एक फोर्स कपल लग रहा है। फोर्स कपल का मतलब दो इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होने चाहिए बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, यस, आई होप बात समझ में आ गई। कहीं पे भी चूज कर लो, बस ऐसा होना चाहिए कि नेट फोर्स इन फोर्स कपल के कारण कितना हो जाए, 0 हो जाए बॉडी के ऊपर। यस, आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, ये जितना फोर्स लग रहा है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अभी कितना लग रहा है, 0 लग रहा है ना। यस, अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों फोर्सेज के कारण टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखें। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ये फॉर्मूला बोल रहा है कि सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लो। इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये हो जाएगी और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये हो जाएगी। इनके बीच की जो डिस्टेंस है मान लो कि d है, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो कि d है। डेफिनेटली परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सेपरेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो इन फोर्स कपल के कारण किसी भी पॉइंट पर जब मैं क्या करूंगा, टॉर्क कैलकुलेट करूंगा, किसी भी पॉइंट पर, कि कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पे भी ले लो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, ओ ले लो, ओ डैश ले लो, यहाँ पे ले लो, ओ डबल डैश, किसी भी पॉइंट पर इन फोर्स कपल के कारण जब मैं टॉर्क कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, एफ है, और डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, जैसा कि देख पा रहा हूँ डी है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये टॉर्क आ गया ड्यू टू कपल ऑफ फोर्स। यस, इस बात को मैं प्रूफ भी करने वाला हूँ। यस बेटा, हम लोग इसका प्रूफ भी देखने वाले हैं। बस हमारे लिए काम की बात तो एक्चुअल में यही है कि अगर बॉडी के ऊपर क्या हो रहा हो, कपल ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली नेट टॉर्क ड्यू टू दैट कपल विल बी इक्वल्स टू एफ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दोज फोर्सेस। बस इतना सा ध्यान रखना है, नोट करें इसको। यस बेटा, अब इसका प्रूफ देखते हैं बेटा। देखो, इसका प्रूफ हम लोग करने वाले हैं। देखो, लेट अस कंसिडर एक बॉडी हमारे पास है, ठीक है, कोई बॉडी कंसिडर कर लो इस तरह की।
और इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। पहला फोर्स पॉइंट P पर एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। फोर्स कपल एक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और दूसरा फोर्स F इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। यस, P और Q एक दूसरे के नीचे नहीं है, मैं क्लियरली बता देता हूँ। P और Q जस्ट एक दूसरे के नीचे नहीं है, ठीक है। यस, अब क्या इनको फोर्स कपल बोल सकते हैं? डेफिनेटली बेटा, ये फोर्स कपल है। अब इन दोनों फोर्सेस के कारण मुझे टॉर्क निकालना है किसी पॉइंट O पर। मर्जी आए जहां मान लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कहीं पे भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं मान लेता हूं कि किसी पॉइंट O पर मुझे क्या करना है, टॉर्क निकालना है। कहीं और ले लेते हैं, यस, इधर निकाल ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं कोई O पॉइंट, ठीक है। यस, इस O पॉइंट के अबाउट P के कारण, P पे जो फोर्स लग रहा हो, Q पे जो फोर्स लग रहा है, उसके कारण टॉर्क निकालना है। तो निकालते हैं। टॉर्क ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट P विल बी, कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे सर ये मेरे इसके अबाउट निकालना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया। यस, इन दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। मैंने ज्वाइन कर दिया बेटा, बहुत अच्छे। इसको हम लोग बोल देते हैं R1 वेक्टर, R1 वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास टॉर्क ड्यू टू टॉर्क about point O due to the force acting at point will be equals to R1 क्रॉस F हो जाएगा, R1 वेक्टर क्रॉस F। इसी तरीके से टॉर्क ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट Q विल बी, देखो अगेन क्या करेंगे, इसके अबाउट निकालना है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गए, दोनों को ज्वाइन कर दो। यस बेटा, ये मेरा R2 वेक्टर हो गया। अगेन क्या करेंगे, R2 वेक्टर क्रॉस F वेक्टर कर देंगे, ये सेकंड हो गया। मुझे तो नेट टोटल टॉर्क निकाला है ड्यू टू द कपल ऑफ फोर्स, यानी दोनों के कारण नेट टॉर्क निकाला है। तो नेट टॉर्क कितना आएगा? तुम बोलोगे सर R1 वेक्टर क्रॉस F। यस, F वेक्टर की डायरेक्शन देखो ध्यान से, F वेक्टर की डायरेक्शन देखो, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। देखो मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैं आगे क्या ले रहा हूँ, माइनस ले रहा हूँ, ठीक है। यस, अब क्या करना पड़ेगा, यस, R1 क्रॉस F हो गया प्लस माइनस ऑफ R2 वेक्टर क्रॉस F हो गया। माइनस क्यों लिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यस बेटा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब R1 वेक्टर माइनस क्या कर रहा है, R2 वेक्टर क्रॉस, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। देखो F वेक्टर तो कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो गया। अच्छा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं इधर दिखा देता हूँ। देखो ये रहा मेरा O पॉइंट, ये रहा बेटा मेरा P पॉइंट, और ये क्या है मेरा, ये मेरा Q पॉइंट, ठीक है। यस, अच्छा R1 वेक्टर कौन सा वाला है, ये रहा मेरा R1 वेक्टर। R2 वेक्टर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, दिख रहा होगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, R1 माइनस R2 निकालना है, यानी कि मुझे माइनस ऑफ R2 निकालना, मतलब इस वेक्टर को क्या करना है, रिवर्स करके जोड़ना है इसके साथ। मुझे R1, इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, R1 वेक्टर प्लस ऑफ माइनस R2, ये मुझे निकालना है। इसी बात को तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, दोनों बातें एक हैं। अब मैं इसको उल्टा कर कर इसके साथ जोड़ देता हूँ। मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूँ ना, OP R1 वेक्टर है, और ये क्या है मेरा QO, ये माइनस ऑफ R2 वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे निकालना है, R1 वेक्टर प्लस ऑफ माइनस R2 वेक्टर। वो तीसरी साइड रिप्रेजेंट करेगी, कौन सी वाली साइड करेगी, ये वाली करेगी। ट्रायंगल लॉ तो याद होगा तुम्हें, OQ वेक्टर, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो R1 वेक्टर किसके बराबर है, OP वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर, ठीक है। और QO वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ R2 वेक्टर। समझ में आ रही है बात? देखो QO को हमने माइनस R2 बोल दिया, क्योंकि
ओ क्यू क्या था, R2 था, तो क्यू ओ क्या हो गया, -R2 हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करना है हमें कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। देखो R1 वेक्टर की वैल्यू कितनी लिखी हमने, OP वेक्टर लिखी, OP वेक्टर प्लस -R2 वेक्टर क्या है, -R2 वेक्टर Q वेक्टर। ठीक है, ऐसा लिख सकता है इसको। चाहो तो एक स्टेप मैंने मिस कर दी, चाहो तो इसको करेक्ट कर सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो। एक स्टेप में और बढ़ा देते हैं, R1 वेक्टर प्लस ऑफ -R2 वेक्टर, क्रॉस क्या करेंगे, क्रॉस F कर देंगे। तो नेट टॉर्क देखो इज इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं R1 प्लस -R2। R1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे सर R1 की है OP वेक्टर, प्लस -R2 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, Q वेक्टर, क्रॉस क्या किया, क्रॉस F वेक्टर किया। ये तो बात समझ में आ रही होगी। यस, OP वेक्टर प्लस Q वेक्टर क्या है, OP वेक्टर ये रहा, QO वेक्टर ये रहा। इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सी साइड देगी, तीसरी साइड देगी, यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन। वेक्टर्स में तुमने सीखा होगा, अगर दो साइड इस तरीके से है तो जो तीसरी साइड है वो इनके रिजल्टेंट को शो करती है। ठीक है, यस, उसी तरीके से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ QO और OP को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो कौन सी साइड रिप्रेजेंट करेगी, QP साइड रिप्रेजेंट करेगी। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा QP वेक्टर क्रॉस F वेक्टर इज इक्वल्स टू नेट टॉर्क, है ना, इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, ये QP वेक्टर है कौन सा, देखो ध्यान से देखो बेटा, ये वाली लाइन है, देखो ये वाली लाइन है एक्चुअल में, ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन ये है। ठीक है, QP वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, इस QP वेक्टर L लेंथ के बराबर है, तो मैं लिख देता हूँ L वेक्टर क्रॉस F वेक्टर इज इक्वल्स टू टाउ नेट। ये तो वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। इसी बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तुम बोलोगे सर इसी बात को हम लोग नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू LF साइन थीटा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, है ना, LF साइन थीटा भी लिख सकते हैं। देखो इस बात को ऐसे कैसे लिख सकते हैं और इसका क्या मतलब है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, मैं वापस से एक बार डायग्राम शो कर देता हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ वापस से, सो डैट तुम्हें समझ में आ जाए। ये हमारा P पॉइंट था, इस पे हमने F फोर्स लगाया, ये हमारा Q पॉइंट है, इस पे भी हमने F फोर्स लगाया। ठीक है, इनके बीच का जो सेपरेशन था, मैंने बोला कि ये इनके बीच का जो सेपरेशन है वो L लेंथ ले लिया। अच्छा, मेरे पास फाइनली नेट टॉर्क ड्यू टू द कपल फोर्स कितना आया था, हमारे पास आया था L वेक्टर क्रॉस F वेक्टर आया था, ये हमारे पास आ गया था। अच्छा, L वेक्टर क्या था, ये लेंथ थी, है ना, ये L वेक्टर हो गया था हमारा, ये हमारा L वेक्टर आया था, इस तरीके से आया था। देखो डायरेक्शन देखो इस L वेक्टर की QP वेक्टर आया था, Q ये रहा, P ये रहा, यानी इस डायरेक्शन में आया था, दिख गया। यस, L वेक्टर हमारे पास आ गया, ये हमारे पास L वेक्टर आ गया। अब मैंने इसको क्या करा, इसको LF साइन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन थीटा क्या होगा, L वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल। देखो दिखा देते हैं तुम्हें, देखो ये रही, है ना, ये L वेक्टर की डायरेक्शन होगी और ये मेरा थीटा हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल। मैंने बोला इनिशियली क्या बोला था, इनिशियली बोला था कि हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अगर हमें क्या पता है, यस, फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का सेपरेशन पता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। देखो इसको हम लोग अगर इलाबरेट करेंगे तो हमारे पास सेम रिजल्ट आने वाला है। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये थीटा एंगल है और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी, ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी। ठीक है, इसी तरीके से इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, तुम बोलोगे सर ये वाली हो जाएगी। बहुत अच्छे, इनका सेपरेशन देखो, ये L है और ये थीटा है, देखो ये थीटा दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, ये L है और इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, देखो ये डाल दिया परपेंडिकुलर, ये मेरा 90 डिग्री है। अच्छा, ये L है तो ये कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर L cos थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, L sin थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो सेपरेशन तुम्हें दिख रहा है D या फिर R परपेंडिकुलर, वो L sin थीटा के बराबर है। दिख रहा है इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स के बीच का सेपरेशन। यस, अब देखो ध्यान से, नेट टॉर्क जो आएगा ड्यू टू कपल ऑफ फोर्स, वो इसको LF sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यस, इसी बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं F इंटू L sin थीटा।
अच्छा, एल साइन थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का सेपरेशन, एफ डी लिख दिया, है ना। तो नेट टॉर्क मैग्नीट्यूड आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ये है। डायरेक्शन तो तुम निकाल ही सकते हो, डायरेक्शन क्या आएगी? आर क्रॉस एफ करके निकाल सकते हो। देखो आर वेक्टर ये रहा और एफ ये रहा, इस तरीके से अंदर की तरफ आ रहा है। कैसे घुमाएगा ये फोर्स इस बॉडी को ऐसे घुमाएगा। कैसे घुमाएगा? तुम बोलोगे सर ऐसे घुमाएगा। ये वाला फोर्स इस बॉडी को कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा। ठीक है, यस, है ना। अगर कोई पॉइंट तुम यहाँ पे ले रहे हो, वो पॉइंट जो लिया था, है ना, तो इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी कैसे घूमेगी? ये फोर्स कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा। ये वाला फोर्स कैसे घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा। नो डाउट इन इट कि नेट फोर्स बॉडी के ऊपर जीरो है। इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब एफ नेट तो जीरो है। लेकिन टॉर्क क्या है? नेट टॉर्क क्या है? हम देख पा रहे हैं नॉन जीरो है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेट टॉर्क क्या है बॉडी के ऊपर? जीरो है। अच्छा, एफ नेट जीरो का मतलब क्या सीखा था हमने? एफ नेट जीरो है, इसका मतलब ये सीखा था, हमने सीखा था एफ नेट बराबर क्या सीखा था? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी वो जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना? जीरो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी यहाँ पे? इस केस में कांस्टेंट। यानी कि कपल ऑफ फोर्स लगेंगे तो वेलोसिटी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यस, आई होप बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब ये है कि इनिशियली अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो जब तुम कपल ऑफ फोर्स लगाओगे उसके बाद भी वो रेस्ट पे ही रहेगा और ये ऐसे ही घूमती रहेगी बॉडी। ठीक है, यस। अगर इनिशियली कुछ स्पीड है तो वो उसी स्पीड से सेंटर ऑफ मास घूमता रहेगा, कोई इशू नहीं है। जब सेंटर ऑफ मास के पास इनिशियली स्पीड होगी तो रॉड कुछ स्पीड से ऐसे घूमते हुए, ऐसे करते हुए आगे जाएगी, है ना। थोड़ा सा एक आइडिया मैंने तुम्हें दिया है कि अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड है तो डेफिनेटली बॉडी कुछ इस तरीके से, इन फोर्सेस के कारण तो क्या होगा? केवल और केवल क्या आएगा? टॉर्क आएगा। लेकिन इनिशियली सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड है तो डेफिनेटली सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके से रोटेट करता हुआ आगे जा रहा होगा। ठीक है, ये वीसीएम क्या करेगा? बॉडी को आगे लेके जाएगा और ये कपल ऑफ फोर्स क्या कर रहे हैं? बॉडी को घुमा रहे हैं। तो वीसीएम के कारण, क्योंकि इनिशियली स्पीड थी तो उसके कारण स्पीड तो कांस्टेंट रहने वाली है। फोर्सेस, इन कपल ऑफ फोर्सेस के कारण बॉडी में टॉर्क आया और टॉर्क आने के कारण बॉडी क्या करी? रोटेट करी। रोटेट करते हुए ये क्या आ जाएगी? आगे जाती जाएगी, है ना। और अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो बॉडी ऐसे सिर्फ ऐसे घूमेगी यूँ। इस बात को हम लोग आगे सीखने वाले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। सिर्फ अभी तो काम की बात यह है कि मैंने तुम्हें सिर्फ रिकॉल कराया है कि हमने ये सीखा था नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। टॉर्क ड्यू टू कपल हमने सीख लिया, फोर्स इनटू सेपरेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस हमें याद करना है। ये रिजल्ट हमें डायरेक्टली याद करना है। ठीक है, यस बेटा। अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, पहले इसको नोट करें। यस बेटा, एक क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। मान लो कि इस रॉड के ऊपर दो पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। मान लो ए पॉइंट ये रहा और फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है। दूसरा एक बी पॉइंट है, बी, उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो सेपरेशन है वो है एल। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो सेपरेशन है वो है एल। एल इन दोनों पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन है। ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट पॉइंट ओ, फिर टॉर्क मुझे कैलकुलेट करना है अबाउट पॉइंट बी, फिर टॉर्क मुझे कैलकुलेट करना है कोई तीसरा पॉइंट ले लो। लेट्स से कि तीसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, मिड पॉइंट ले लेते हैं, सी पॉइंट पर कैलकुलेट करना, टॉर्क अबाउट सी। चौथा हम लोग ले लेते हैं, एक और पॉइंट ले लेते हैं, टॉर्क अबाउट बाहर कोई पॉइंट ले लेते हैं, डी पॉइंट ले लेते हैं बाहर, टॉर्क अबाउट डी पॉइंट। मुझे इन चार केसेस के लिए टॉर्क निकालना है डिफरेंट पॉइंट्स पर। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ए ड्यू टू द कपल ऑफ फोर्सेस निकालना है। तो पहले मैंने बात करी ए पॉइंट पर जो लगने वाला फोर्स है उसके कारण ए पॉइंट पर टॉर्क कितना होगा? तुम बोलोगे सर जीरो। क्यों बेटा जीरो क्यों होगा? क्योंकि ये फोर्स जो है उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो आर वेक्टर जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो वो
उसी पॉइंट से गुजर रहा है, उस पॉइंट पर ही लग रहा है, इसलिए R 0 हो गया। तो टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया A पॉइंट पर। तो पहले वाले फोर्स के कारण तो 0 हो गया। अब देखो इस B पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है उसके कारण A पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। देखो इसके कारण सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तुम बोलोगे सर सबसे पहले A पॉइंट के अबाउट निकालना है, B के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो क्या करो, यस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वहाँ से एक R वेक्टर बनाओ। बना दिया बेटा, ये मेरा क्या आ गया, R वेक्टर। टॉर्क निकालने के लिए R क्रॉस F ही तो करते हैं, यस। ये मेरी लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगी। दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे कितनी दे रखी है, L दे रखी है, यस। L इंटू एफ कर दूंगा, यस, प्लस L इंटू एफ कर दिया, ठीक है। अबाउट पॉइंट A निकाल रहे हैं, किसके कारण निकाल रहे हैं, B पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है। तो नेट फोर्स, नेट टॉर्क कितना आ गया, LF। किस डायरेक्शन में आया, ये वाला फोर्स इसको कैसे घुमाएगा, इस रॉड को। देखो R वेक्टर ये रहा, R नीचे की तरफ है, R वेक्टर, फोर्स इधर लग रहा है इसलिए अंदर की तरफ, ठीक है। इस बात को ऐसे बोल सकते हो कि ये वाला फोर्स इस पॉइंट के अबाउट रॉड को ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ठीक है, ऐसे घुमाएगा। कहने का मतलब चाहो तो इसको बात को R क्रॉस F इनटू द प्लेन भी बोल सकते हो, क्रॉस भी बना सकते हो, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या है, इनटू द प्लेन लग रहा है। टॉर्क अबाउट पॉइंट B, देखो टॉर्क अबाउट पॉइंट B क्या है, इस B पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है, इन दोनों फोर्सेस के कारण निकालना है। जिस तरीके से अब देखो यहाँ पे F फोर्स के कारण B पॉइंट पे टॉर्क कैसा आएगा, तुम बोलोगे सर R वेक्टर ये रहा, F ये रहा, R क्रॉस F करेंगे अंदर की तरफ आएगा, कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये रही, ठीक है। तो F इंटू क्या कर दिया, L कर दिया, प्लस B पॉइंट पर इस फोर्स के कारण टॉर्क कितना आएगा, तुम बोलोगे सर 0, है ना, यस। तीसरा वाला केस, टॉर्क अबाउट पॉइंट C पॉइंट कोई भी मान लो, कोई भी मान लो x डिस्टेंस पर, मान लो कि x पॉइंट पर, वैसे तो मैंने मिड पॉइंट दिया था लेकिन इस बार मैं x मान रहा हूँ, कोई भी किसी भी जगह हो सकता है ये रॉड के ऊपर, ठीक है। अगर ये x है तो ये क्या होगा, तुम बोलोगे सर ये L माइनस एक्स होगा। बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। अच्छा, इस फोर्स के कारण C के अबाउट टॉर्क कितना आएगा, तुम बोलोगे ये मेरा R वेक्टर हो गया सर, ठीक है। R क्रॉस F कर दो, अंदर की तरफ आ रहा है, कितना आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये रहा, फोर्स ऐसे लग रहा है और ये मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। टॉर्क का फॉर्मूला R परपेंडिकुलर इंटू F पड़ा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L माइनस एक्स, फोर्स कितना लगा, F लगा। समझ में आ गई बात, कैसे घुमा रहा है, यस इनटू द पेज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्रॉस किया, प्लस ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला फोर्स जो B पे लग रहा है वो C के अबाउट टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करेगा, देखो ये रहा R वेक्टर, ये रहा F वेक्टर, कैसे घुमाएगा C के अबाउट रॉड को, तो रॉड को ये फोर्स ऐसे घुमाएगा, ऐसे इस तरीके से घुमाएगा, यानी अगेन क्लॉकवाइज आ रहा है ना। तो x इंटू एफ। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, जब तुम सॉल्व करोगे इसको तो तुम देख पा रहे हो सर एल एफ माइनस एक्स एफ, इसकी भी डायरेक्शन वही है, लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, प्लस एक्स एफ, डायरेक्शन क्या है, एक्स एफ कैंसिल हो जाएंगे, एल एफ आ जाएगा। टॉर्क अबाउट पॉइंट सी कितना आ गया, एल इंटू एफ आ गया। फोर्थ तीनों ही केसेस के अंदर सेम डायरेक्शन आ रही है, सेम मैग्नीट्यूड आ रहा है, कोई इशू नहीं है। चौथे केस में देखो, चौथे केस में यानी कि डी पॉइंट पर, इस डी पॉइंट के अबाउट इन दोनों फोर्सेस के कारण टॉर्क निकालना है, डी पॉइंट के अबाउट निकालना है इन दोनों फोर्सेस के कारण टॉर्क, ठीक है, इन कपल ऑफ फोर्स के कारण टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट डी। कैसे निकालेंगे, तुम बोलोगे सर ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गई और ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, है ना, कितनी दिख रही है, एल माइनस एक्स दिख रही है, यस, बहुत अच्छे। तो हम लोग टॉर्क निकालने के लिए, टॉर्क अबाउट डी निकालने के लिए सबसे पहले बात कर रहे हैं इस फोर्स की, तो ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गई और ये डी से इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। टॉर्क अबाउट ऑफ पॉइंट का फॉर्मूला याद है ना, आर परपेंडिकुलर इंटू एक्स, तो आर परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है बेटा, एल माइनस एक्स दिख रहा है, बहुत अच्छे, एल माइनस एक्स इंटू एफ, तो आर क्रॉस एफ किया इंटू द पेज आ रहा है, यस, प्लस क्या करेंगे, प्लस तुम बोलोगे यस, ये क्या करेगा, ये वाला फोर्स डी के अबाउट कैसे निकालेगा, देखो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी, बहुत अच्छे।
अच्छा, इनके बीच डी के अबाउट टॉर्क निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दिख रही है, तुम बोलोगे सर एक्स दिख रही है। डायरेक्शन भी देख लो, डायरेक्शन देखो, नीचे आर वेक्टर हो गया, एफ वेक्टर ये रहा। आर वेक्टर वैसे एक्चुअल में तो ये बनेगा आर वेक्टर, आर क्रॉस एफ करोगे तो ये वापस से अंदर आएगा, डायरेक्शन वही आने वाली है, कोई टेंशन की बात नहीं। देखो आर वेक्टर ये रहा, एफ फोर्स ये रहा, अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। आर वेक्टर एक्चुअल में तो ये होगा। हमें तो परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए थी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और जिसके अबाउट निकाला उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स कितना है, एफ है, तो एक्स इंटू एफ। किस डायरेक्शन में, वापस से ये इसको कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाए, तो एल एफ माइनस एक्स एफ क्रॉस प्लस एक्स एफ क्रॉस, दोनों की डायरेक्शन सेम। देखो डायरेक्शन सेम, कैंसिल आउट हो जाएंगे, लास्ट में क्या बचा है, एल एफ। पहले वाले केस में क्या आ रहा है, एल एफ, सेकेंड वाले केस में कितना आ रहा है, एल एफ, थर्ड वाले केस में कितना आ रहा है, एल एफ। किसी भी पॉइंट, बाहर कोई पॉइंट लिया उसके अबाउट भी कितना आ रहा है, एल एफ। यस, और फॉर्मूला क्या सीखा था, फॉर्मूला भी यही सीखा था कि कहीं पे भी ये बॉडी थी हमारी, याद करो क्या सिखाया गया था कि कोई भी कपल ऑफ फोर्स लग रहे हो, कपल फोर्स लग रहे हो इस तरीके से इधर भी, है ना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, किसी भी पॉइंट पर इस बॉडी में या बाहर कहीं कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो, ओ ले लो, है ना, उस पॉइंट के अबाउट जब तुम्हें टॉर्क निकालना हो इन दोनों फोर्सेस के कारण, तो सिंपल तुम्हें क्या पता होना चाहिए, इनके बीच की सेपरेशन। यस, सेपरेशन पता हो, लेट से डी है, और फोर्स कितना है इनका, मैग्नीट्यूड कितना है, एफ है, तो टॉर्क डायरेक्टली लिख दूंगा किसी भी पॉइंट के अबाउट, जैसे ओ हो गया, ओ डैश हो गया, ओ ट्रिपल डैश हो गया, कुछ भी ले लो, कुछ भी कहीं पे भी ले लो पॉइंट, हमेशा जो टॉर्क आएगा कपल ऑफ फोर्स के कारण वो आएगा एफ इंटू सेपरेशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर सेपरेशन कितना आएगा, एफ इंटू डी। वही बात यहाँ पे मैंने शो करी है मैथमेटिकली, एक एक पॉइंट कंसिडर करके। मैंने पहले पॉइंट किसके अबाउट निकाला, किस पॉइंट के अबाउट निकाला, ए के अबाउट, मेरे पास कितना आंसर आया, एल इंटू एफ। एल इज द सेपरेशन बिटवीन द कपल ऑफ फोर्स इंटू क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आंसर आ गया। फिर मैंने देखा बी के अबाउट टॉर्क निकाला ड्यू टू कपल ऑफ फोर्स, वो भी मेरे पास एल एफ आया। फिर मैंने कोई पॉइंट बीच में कहीं पॉइंट लिया, उसके कारण भी टॉर्क कितना आया, उतना ही आया। फिर मैंने बाहर पॉइंट लेके देखा तो भी मैंने देखा कि उतना ही आ रहा है, कपल ऑफ फोर्सेस के कारण जो टॉर्क आ रहा है वो एल एफ ही आ रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि कपल ऑफ फोर्सेस के कारण टॉर्क कहीं पे भी कैलकुलेट करो, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, हमेशा क्या आने वाला है, फॉर्मूला ये फॉलो होने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, कहीं पे भी लगा सकते हो, किसी भी पॉइंट पर लगा सकते हो, चाहे पॉइंट बॉडी के अंदर हो या पॉइंट बॉडी के बाहर हो, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं, क्या कंक्लूड है, इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, then torque about each and every point, about each and every point, whether it is inside the body, it is inside the body or outside the body, will remain सेम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कहने का मतलब अगर किसी पॉइंट के अबाउट, किसी पॉइंट के कपल ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, यानी नेट फोर्स बॉडी के ऊपर 0 है, किसी के पॉइंट के अबाउट तुमने टॉर्क तुम्हें पता है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट तुम टॉर्क लिख सकते हो, क्योंकि उतना ही टॉर्क होगा, कहीं पे भी तुम लिख दो। अब दूसरी बात यहाँ से मैं एक और कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, देखें दूसरी पॉइंट बात, इफ लिखें, इफ नेट फोर्स इज 0, देन यस बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, if net force becomes 0 and
नेट टॉर्क अबाउट अ पॉइंट becomes zero, then torque will be zero at each and every point, और ये पॉइंट चाहे से बॉडी के अंदर हो या बाहर हो, हर जगह टॉर्क जो है अगर किसी पॉइंट पर जीरो हो गया तो वो हर जगह किसी भी पॉइंट पर जीरो होने वाला है। कोई भी पॉइंट चूज कर लो, हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। और अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए और नेट टॉर्क जीरो हो जाए तो हम लोग उस बॉडी के लिए बोलेंगे कि वो बॉडी जो है वो किस में है, वो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में या फिर इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यस, जनरली एक स्टैंडर्ड वर्ड हम लोग यूज करते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, चाहो तो ऐसा ही बोल सकते हो कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब है कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है और नेट टॉर्क भी उस बॉडी के ऊपर कितना है, जीरो है। चाहो तो लिख लें इस बात को, फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, उसके ऊपर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। साथ के साथ नेट टॉर्क भी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। क्या मतलब है इसका, लेट्स से कि कोई भी बॉडी तुमने ले ली, ठीक है, कोई भी आर्बिट्ररी शेप की बॉडी ली, उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लेट्स से F1 हो गया, ठीक है, कोई दूसरा फोर्स F2 हो गया, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो उन सभी फोर्सेस का सम अगर जीरो है, साथ के साथ किसी भी पॉइंट के अबाउट उन फोर्सेस के कारण जो टॉर्क है वो भी जीरो है, किसी भी पॉइंट के अबाउट लो, चाहे से वो बॉडी के अंदर हो या बॉडी के बाहर हो, किसी भी पॉइंट पर अगर बॉडी इन फोर्सेस के कारण टॉर्क जीरो आ रहा है, साथ के साथ इन फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो आ रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग ये बोलेंगे कि बॉडी जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ये बात ध्यान रखो, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर नेट टॉर्क अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, जैसा कि हमने अभी कपल ऑफ फोर्सेस में भी देखा था कि नेट फोर्स जीरो आ रहा था उस केस में, है ना, तो हम देख पा रहे थे कि नेट टॉर्क जो है हर पॉइंट पर क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, ठीक है। अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो नेट टॉर्क अगर जीरो किसी भी पॉइंट के अबाउट आ गया, इसका मतलब यह है कि तुम कहीं पे भी पॉइंट कंसिडर कर लो, तुम्हें हमेशा नेट टॉर्क क्या आएगा, तुम्हें जीरो ही मिलने वाला है, ठीक है। मर्जी आए जहां पॉइंट मान लो, बॉडी के अंदर मान सकते हो, बॉडी के बाहर मान लो, हमेशा नेट टॉर्क जीरो आने वाला है, ठीक है। यस, आई होप बात समझ में आ गई होगी। यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी भी कोई पॉइंट चूज कर लेंगे, उसके अबाउट इन फोर्सेस के कारण नेट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो वो जीरो आएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ वो पॉइंट कहाँ चूज किया गया है। यस, ये तो बात हो गई बॉडी के इक्विलिब्रियम के होने की कंडीशंस, है ना। नेट फोर्स जीरो का मतलब ये भी है कि फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस भी जीरो है, नेट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस भी जीरो है, और नेट फोर्स अलोंग द जेड एक्सिस भी कितना है, जीरो है, ठीक है। यस बेटा। अच्छा, हमने फिर याद हो तो इक्विलिब्रियम की तीन कंडीशंस पढ़ी थी, तीन टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़े थे, और वो तीन इक्विलिब्रियम कौन से थे मैं ओरली बोल देता हूँ। पहला था स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा था अनस्टेबल, और तीसरा था न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। रिकॉल करने की कोशिश करो, हमने कुछ इस तरीके से बाउल बनाए थे। यस बेटा, एक बाउल ऐसा बनाया था, एक बाउल ऐसा बनाया था, यस, और एक इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ली, ठीक है। यस, इस बाउल के ऊपर एक बीड कंसीडर कर लो, है ना। अगर कोई बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करती है, देन दैट इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम लोग ये जानते हैं अच्छे से। जैसे हल्का सा मैंने बेटा इसको डिस्प्लेस किया आगे की तरफ, अगर ये वापस अपनी पोजीशन रीगेन करने की कोशिश करेगी तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी क्या है, ये बॉडी है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर ये रीगेन करने की कोशिश नहीं करेगी तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। देखो
पहली बात करते हैं, हल्का सा डिस्प्लेस किया, वापस से अपनी पोजीशन रीगेन करने की कोशिश नहीं करेगी, ये तो नीचे ही जाती रहेगी ऐसे, है ना। अच्छा, दूसरे वाले केस में देखो बीड यहाँ पे रखा हुआ है, देखो इन सभी केसेस के अंदर नेट फोर्स कितना है, 0 है, इसमें भी नेट फोर्स 0, इसमें भी नेट फोर्स 0 है। ये बात तो समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब क्या होने वाला है इस केस के अंदर, याद आ रहा है, मैं तो तुम्हें सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, है ना। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, देखो इसके अंदर हल्का सा डिस्प्लेस किया तो ड्यू टू mg का एक कंपोनेंट इसको क्या करेगा, mg sin थीटा का एक कंपोनेंट इसके अलोंग द इंक्लाइन सरफेस लगेगा, जिसकी वजह से ये वापस से बीड अपनी मीन पोजीशन को अचीव करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब तुम हल्का सा डिस्प्लेस करोगे, वापस से ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा है तो वो क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर बीड को जहाँ पे तुमने उठाया, है ना, जहाँ पे भी तुमने डिस्प्लेस किया, मान लो कि मैंने इधर डिस्प्लेस करके इसको इधर लिया है और वो उसी पोजीशन में रुक जाए, उसी पोजीशन में स्टे हो जाए, तो वो इक्विलिब्रियम जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यस, तीनों ही कंडीशन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी बॉडी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है। यस, मैं एक और एग्जाम्पल से तुम्हें समझा सकता हूँ। देखो बेटा, पहला एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने क्या किया, एक रॉड ली, रॉड को नीचे से हिंज कर दिया, कहाँ से हिंज किया, नीचे से हिंज किया, और हिंज कर रखा मतलब यहाँ से फिक्स कर रखा है, और रॉड ऐसे, इसको हल्का सा यहाँ से जेंटली पुश किया। कैसे पुश कर रहा हूँ, प्यार से, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा इसको डिस्टर्ब कर दिया। जैसे ही डिस्टर्ब करूँगा बेटा, ये क्या करेगी, अपनी पोजीशन को छोड़ देगी और कभी भी वापस ये नीचे जाती जाएगी इस तरीके से। देखो ये कुछ देर में ऐसा है, मैंने इधर लाके इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करने की कोशिश नहीं करेगी। mg का एक फोर्स इसको क्या करेगा, नीचे की ओर पुल करेगा, जिसकी वजह से ये नीचे आ जाएगी, है ना। यस, हिंज फोर्सेस भी लग रहे हैं, नो डाउट इन इट, लेकिन ये अपनी पोजीशन रिगेन करने की कोशिश नहीं करेगी। दूसरा एग्जाम्पल, तो ये स्टेबल हो क्या अनस्टेबल हुआ या न्यूट्रल हुआ। अगर रॉड सेम पोजीशन में रुक जाती तो वो न्यूट्रल हो जाता, अगर रॉड अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करती तो वो क्या हो जाता, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता। और रॉड अपनी मीन पोजीशन पे भी नहीं रुकी, अपनी मीन पोजीशन पे आने की कोशिश भी नहीं कर रही है, ना ही वो उस पॉइंट पर रुकी हुई है, तो इसका मतलब है कि वो कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। दूसरा केस देखो, अगर मान लो कि एक रॉड है, उसको ऊपर से हिंज कर रखा है ना, और नीचे से तुमने हल्का सा डिस्प्लेस किया, रॉड कुछ ऐसे हो गई। जब तुम रॉड को हल्का सा डिस्प्लेस करोगे और डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, तो ड्यू टू डेफिनेटली क्या होगा, mg के एक कंपोनेंट की वजह से वापस से अपनी क्या करेगी, अपनी पोजीशन रीगेन करने की कोशिश करेगी। ठीक है। यस बेटा, आ गई होगी बात समझ में। अब ये पार्टिकल या ये जो रॉड है, ये वापस से अपनी मीन पोजीशन रिगेन करने की कोशिश करेगी, इसीलिए हम लोग ये बोलेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। चाहो तो देख सकते हो, कुछ बच्चों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि सर हमें तो देख ही नहीं रहा mg फोर्स। बेटा ये देखो mg, ये रहा, सेंटर ऑफ मास पर mg लगाएंगे, mg का एक कंपोनेंट डेफिनेटली इसको क्या कर रहा होगा, mg का एक कंपोनेंट इसको इस तरफ, एक तो mg cos थीटा लगेगा, मान लो कि थीटा डिस्प्लेस किया तो एक mg cos थीटा लगेगा, ठीक है, और एक फोर्स mg sin थीटा लगेगा। इस mg sin थीटा की वजह से ये रॉड वापस से अपनी क्या करेगी, अपनी मीन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अगर मैंने ऐसे किया तो रॉड को बीच में से हिंज कर दिया, अगर रॉड को मैं बीच में से हिंज कर देता हूँ तो, और बीच में से घुमाकर मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो वो उसी पोजीशन में रुक जाएगी। ठीक है। यस बेटा, ये अगर ऐसे डिस्प्लेस कर मैंने ऐसे छोड़ दिया तो ये इसी पोजीशन में रुक गई, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाला केस हो जाएगा। ठीक है। इक्विलिब्रियम वर्ड सुन के दो बातें दिमाग में आनी चाहिए कि सर उसमें नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क 0 है, बस इतनी सी बात याद रखनी है, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं, मैं ऑलरेडी इनको समझा चुका हूँ। ठीक है। यस बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रॉड ऑफ मास m इज एन इक्विलिब्रियम, हमें एक मास m की एक रॉड दे रखी है, और बेटा वो क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, लेकिन जो स्ट्रिंग्स है वो इस तरीके से अनबैलेंस्ड वे में कनेक्टेड है इस मास m से, इस रॉड से। ठीक है। L/4 इधर की तरफ एक्स्ट्रा दिख रहा होगा तुम्हें। यस बेटा, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन स्ट्रिंग्स के अंदर
तुम्हें टेंशन फाइंड आउट करनी है ना। तो स्ट्रिंग्स जो है वो लाइट स्ट्रिंग है, उनका कोई मास नहीं है, हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है इनके अंदर। और ये जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर इन जनरल कहीं पे भी इक्विलिब्रियम आ जाए तो डेफिनेटली उसके ऊपर नेट टॉर्क भी जीरो है और नेट फोर्स भी जीरो है, ठीक है। उन्हीं कंडीशंस को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे T1 और T2। देखो हम ये जानते हैं लेट से कि इसके अंदर टेंशन बोल देते हैं, इसके अंदर टेंशन T1 एक्ट करी और इसके अंदर टेंशन T2 एक्ट करी, ऐसा तो जानते ही हैं। अच्छा, इस mg फोर्स कहाँ लगेगा? तुम बोलोगे सर इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे लगाओ। यस, mg फोर्स इधर लगेगा। कितनी डिस्टेंस पे लगेगा? यहाँ से L/4, L/2 यहाँ से या L/2 यहाँ से डिस्टेंस पे लगेगा। तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी L/4, क्योंकि ये L/4 है तो ये भी L/4 होगी, टोटल डिस्टेंस L/2 होनी चाहिए। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी। अब क्योंकि रॉड के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो मैं आसानी से ये कह सकता हूँ कि जो फोर्सेस होंगे वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन दोनों में क्या होंगे? बैलेंस्ड होंगे। तो देखो T1 प्लस T2 ऊपर की तरफ रॉड के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? बेटा ये रॉड होगी, एक T1 टेंशन लग रही है यहाँ से और यहाँ से लग रही है T2, ठीक है, और L/4 डिस्टेंस पे लग रहा है mg। इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। तो T1 प्लस T2, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो फोर्सेस को बैलेंस होना चाहिए, तो T1 प्लस T2 बराबर क्या कर दिया? mg। ये तो बात हो गई फर्स्ट, जब नेट फोर्स जीरो। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल्स है T1 और T2, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस, हम लोग जानते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब उसके ऊपर नेट टॉर्क भी क्या है? जीरो है। नेट टॉर्क अगर जीरो है तो डेफिनेटली मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट देखूँ, मैंने सिखाया कि अगर नेट फोर्स सिस्टम पर जीरो है तो मैं अगर किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हुआ तो इसका मतलब यह है कि किसी भी पॉइंट पर निकाल लो टॉर्क तो जीरो ही आएगा, ठीक है, चाहे से बॉडी के अंदर हो या बॉडी के बाहर हो। मैंने तुम्हें इसका एग्जाम्पल रॉड की हेल्प से समझाया भी था। रॉड में नेट फोर्स क्या हो रहे थे? जीरो हो रहे थे। वो कपल फोर्स थे लेकिन नेट फोर्स उसमें जीरो थे, और किसी भी पॉइंट पर हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे थे वो सेम आ रहा था हर जगह, और अगर जीरो हुआ तो जीरो भी हर जगह सेम आने वाला है। देखो ये बात तो समझ में आती है। अब हम टॉर्क निकाल लेते हैं, कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, कोई भी टॉर्क कंसिडर कर लो, ठीक है। मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और इसके अबाउट मुझे टॉर्क जीरो करना है, ठीक है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। अब T1 जो है वो खुद कहाँ से पास हो रहा है? ए से पास हो रहा है, तो इस ए पॉइंट के अबाउट T1 फोर्स के कारण टॉर्क कितना हुआ? तुम बोलोगे सर जीरो हुआ, ठीक है। इस T2 के कारण तो लिख देता हूँ टॉर्क ड्यू टू T1 अबाउट पॉइंट ओ। किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं? अबाउट ए के अबाउट। अच्छा, T2 के कारण देखो, T2 के कारण कितना होगा? तुम बोलोगे T2 के कारण ये कितना है? मुझे ए पॉइंट पर निकालना है, डिस्टेंस कितनी होगी? देखो L/4 ये रही, L/2 ये रही, ये हो गई 3L/4। अच्छा, ये ए पॉइंट के अबाउट ये फोर्स कैसे घुमाएगा रॉड को? ऐसे घुमाएगा, इस तरीके से घुमाएगा। या तो फिर ऐसे देख लो, R वेक्टर ये रहा, F वेक्टर ये रहा, कैसे आ गया? बाहर की तरफ आ गया। एंटी क्लॉकवाइज को बाहर की तरफ डायरेक्शन देगा, आउट ऑफ द प्लेन। तो मेरे पास टॉर्क ड्यू टू टेंशन T2 विल बी R परपेंडिकुलर इनटू F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3L/4 और फोर्स कितना है? T2 है। आई होप बात समझ में आ गई क्या? यस। डायरेक्शन भी लिखना जरूरी है, डायरेक्शन आई है बाहर की तरफ, R वेक्टर ये रहा, F वेक्टर ये रहा, बाहर आ गया, इसका मतलब क्या लगाना है? डॉट। डॉट का मतलब है आउट ऑफ द प्लेन वेक्टर है। अभी तो एक फोर्स और बचा है, mg फोर्स भी बचा है। mg फोर्स के कारण इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आएगा? ये देखो, ये रहा बेटा r वेक्टर, मेरा mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इस पॉइंट को घुमाएगा इस तरीके से, इस तरीके से घुमाएगा। देखो ये mg फोर्स ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क ऐसे पैदा करेगा, ऐसे पैदा करेगा, मतलब ये पैदा करेगा इनटू द प्लेन। बहुत अच्छे, इसका मतलब ये हो गया हमारा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, तो mg इंटू ये डिस्टेंस कितनी है? L/2 है, क्रॉस आ जाएगा। नेट टॉर्क कितना होना चाहिए? इन सभी का सम कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो नेट टॉर्क जीरो का मतलब क्या हो गया? टॉर्क ड्यू टू T1 प्लस टॉर्क ड्यू टू T2, ठीक है, प्लस टॉर्क ड्यू टू mg विथ डायरेक्शन कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। टॉर्क ड्यू टू T1 तो जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्क ड्यू टू टेंशन T2 कितना हो गया? 3L/4 इंटू T2,
ठीक है, यस। बाहर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, चाहो तो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, विद डायरेक्शन लिख दिया, प्लस क्या करेंगे, ये क्या है, इनटू द पेज mg इंटू L/2, ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस से बराबर 0। अच्छा, बाहर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लूँगा तो अंदर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले लूँगा, तो इसका मतलब 3L/4 इंटू T2, इसको क्या किया, क्रॉस वाली डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, तो आगे माइनस लगा दिया, mg L/2, ठीक है, यस, इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है, यस। कुछ सॉल्व आउट हो रहा है, यस हो रहा होगा यार, देखो L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से 2 2 जा 4 हो गया, मास कहाँ है, मास T2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2mg/3 आ जाएगा। आगे क्या समझ में, यस। ये तो T2 हो गया, T1 प्लस T2 कितना होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए, तो T1 प्लस T2 mg के बराबर, तो T1 कितना आ जाएगा, mg/3 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आंसर्स हो गए, यस। ये तो मैंने किसके अबाउट किया था, ए पॉइंट के अबाउट। कोई बच्चा बोले सर मैं तो बी पॉइंट के अबाउट करूंगा, मेरे को तो बी पॉइंट पसंद आ रहा है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, तुम इस पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, तुम इस पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, तुम इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करके देखना, सभी के अबाउट क्या रहेगा, सेम। ये होमवर्क है तुम्हारा कि तुम इस पॉइंट के अबाउट भी चेक करोगे, बी पॉइंट, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट के अबाउट भी नेट टॉर्क 0 करके T1 T2 की वैल्यू निकालोगे, फिर सी पॉइंट के अबाउट भी करके देखोगे, यानी बी और सी के अबाउट नेट टॉर्क 0 करोगे और फिर T1 और T2 की वैल्यू निकालोगे। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है, यस। प्रोसीजर यही रहने वाला है, सेम अप्रोच करनी है तुम्हें, वैल्यूज भी सेम आने वाली है, ऐसा नहीं अलग हो जाएगी, यस। यस बेटा हमें है ना एक रॉड दे रखी है और रॉड के ऊपर ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ये वाला y डायरेक्शन में 10 न्यूटन का एक्ट कर रहा है और एक F2 फोर्स है जो 37 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, यस। लेंथ ऑफ रॉड तुम्हें 10 मीटर दे रखी है, हमें थर्ड फोर्स फाइंड आउट करना है, सो डैट ये रॉड जो है वो किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। मेरी बात समझ में आई, सो डैट थर्ड फोर्स कैलकुलेट करना है इस बॉडी के ऊपर, सो डैट बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। समझ में आ गई बात, यस बेटा। कैसे करेंगे क्वेश्चन को वो समझें, यस। बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में रखनी है उसका मतलब उस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। साथ के साथ उसके ऊपर दूसरी कंडीशन हम जानते हैं, नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस इन दो कंडीशंस को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर थर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड एज वेल एज पोजीशन और डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें कैसे फॉलो करेंगे। बेटा मान लो कि ये हमारे पास रॉड हो गई, यस ये रॉड होगी हमारी, है ना। इस रॉड के ऊपर नीचे से क्या लग रहा है, जैसा कि दे रखा है सर, यहाँ पे ए एंड पर, मैं इसको ए एंड बोल देता हूँ, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ से एक फोर्स लग रहा है F2, वो लग रहा है 20 न्यूटन का। कितने एंगल पे लग रहा है, 37 डिग्री एंगल पे लग रहा है। अच्छा इसके कंपोनेंट्स कर लें क्या, यस बेटा कर लेते हैं कंपोनेंट। ये आएगा मेरे पास F cos यानी कि यस 20 cos 37 डिग्री, और ये कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास 20 sin 37 डिग्री। अच्छा 20 cos 37 sin 37 मतलब 3/5 हो गया, तो 4 3 12 न्यूटन हो गया। ये कितना हो गया, 20 cos 37 4/5 हो गया, ये कितना हो जाएगा 60 न्यूटन, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 12 न्यूटन, ये आ गया मेरे पास 60 न्यूटन। अच्छा मेरे पास नेट फोर्स 0 होना चाहिए रॉड के ऊपर, यानी कि नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस भी 0 होना चाहिए एंड नेट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस भी 0 होना चाहिए। देखो नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस केवल और केवल एक फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का, ठीक है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में भी अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स होना चाहिए जिसकी वैल्यू 60 न्यूटन हो, ठीक है। यस अगेन रिपीटिंग, यहाँ से 16 न्यूटन लग रहा है, तो रॉड को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए उसके ऊपर एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में 16 न्यूटन के लगना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थर्ड फोर्स का एक कंपोनेंट तो डेफिनेटली मुझे पक्का पता हो गया कि किसी भी पॉइंट पर मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पे लगेगा थर्ड फोर्स, लेकिन उसके एक कंपोनेंट की वैल्यू पता चल गई। थर्ड फोर्स का एक्स कंपोनेंट डेफिनेटली कितना होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और कितने मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, 60 न्यूटन का होना चाहिए। इसको यूज करते हुए F3x मेरे पास आ गया 60 न्यूटन आ गया, ठीक है।
अब मैं देख पा रहा हूँ वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो 10 न्यूटन यहाँ से लग रहा है, 12 न्यूटन यहाँ से लग रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगना चाहिए? तुम बोलोगे सर 22 न्यूटन लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक है बच्चे। तो यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे 22 न्यूटन। तो F2y, ये मेरा क्या आ गया? F2y। रॉड को बैलेंस रखना है ना, तो नेट फोर्स y डायरेक्शन में 0 रखा, तो F2y की वैल्यू मेरे पास आ गई कि थर्ड फोर्स का y कंपोनेंट इतना होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू F3y इक्वल्स टू 22 न्यूटन। हमारे पास x कंपोनेंट भी आ गया थर्ड फोर्स का, y कंपोनेंट भी आ गया, है ना। इसका मतलब जो नेट फोर्स है थर्ड फोर्स कंपोनेंट का वो इस तरीके से देखो, F3x ये है और F3y ऐसे लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसे लगेगा F3, यानी F3 सीधा नहीं लग रहा है, F3 तो किसी एंगल से लग रहा है ना। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये तो बात हो गई अपनी F3 के मैग्नीट्यूड की। अब मुझे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे ये फोर्स लगाऊं तो ये रॉड जो है घूमे नहीं, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 हो गया, हमने कर दिया, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, एक्स डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 हो गया, लेकिन रॉड क्या कर सकती है? इन फोर्सेस के कारण रोटेट कर सकती है, घूम सकती है। तो मुझे इन फोर्सेस पे इस थर्ड फोर्स को ऐसे लगाना है, एक ऐसे पॉइंट पे लगाना है, सो दैट इस फोर्स के कारण नेट टॉर्क भी कितना है? किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 है। ठीक है, उसके लिए मैंने मान लिया कि मैंने ये जो फोर्स लगाया वो x डिस्टेंस पे लगाया। कितने डिस्टेंस पे लगाया? x डिस्टेंस पे लगाया। ठीक है, ये जो थर्ड फोर्स है वो a पॉइंट से x डिस्टेंस पे लगाया। नेट टॉर्क कितना होना चाहिए? तुम बोलोगे सर नेट टॉर्क तो 0 होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है बेटा। तो इस पॉइंट के अबाउट, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर लो। मान लेते हैं, अपन कर लेते हैं इसी पॉइंट के अबाउट कर लेते हैं, a पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर लेते हैं। तो इस फोर्स के कारण इधर देखो r, ये रहा r वेक्टर और ये रहा f, ये फोर्स इस a पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे पता करेगा? तुम बोलोगे ये रहा a पॉइंट, ये रहा फोर्स, ये इसको ऐसे घुमाएगा तो अंदर की तरफ आएगी डायरेक्शन, है ना, अंदर की तरफ ही तो आएगी। ये देखो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो टॉर्क ड्यू टू F1 फोर्स कितना आया? मैं पहले एक एक लिख देता हूँ, फिर जोड़ देंगे इसको, है ना। F1 फोर्स के कारण आया, यस F1 आया x इंटू 10। अंदर वाली डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, अंदर वाली डायरेक्शन क्या ले रहा हूँ? नेगेटिव ले रहा हूँ, और बाहर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो मैं माइनस का 20x कर देता हूँ, सॉरी 10x, माइनस का 10x हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही, है ना। फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का। टॉर्क ड्यू टू फोर्स, अब ए पॉइंट के अबाउट ये थर्ड फोर्स कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? देखो ये खुद फोर्स ए पॉइंट से पास हो रहा है, ये भी ए पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब इसके कारण ए पॉइंट के अबाउट तो टॉर्क कितना आएगा? 0 आएगा। तो F3 के कारण तो 0 कर दो। अब बचा F2, F2 के कारण कितना आएगा? वो देखो F2 का एक कंपोनेंट ये रहा बेटा, ये देखो ये टॉर्क पैदा करेगा, बिल्कुल करेगा, 12 न्यूटन ये रहा, ऐसे लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, R क्रॉस F कैसे करेगा? ऐसे टॉर्क पैदा करेगा। ये वाला फोर्स इस ए पॉइंट के अबाउट ऐसे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, इस तरीके से घुमाएगा। इसका मतलब ऐसा घुमाने का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, आउट ऑफ द प्लेन आएगी डायरेक्शन। ठीक है, तो मेरे पास टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2 कितना आएगा? वो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर, अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी? 10 मीटर लेंथ थी, 10 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है बच्चे, 10 माइनस एक्स, तो लेंथ हो गई 10 माइनस एक्स। फोर्स कितना हो गया बेटा? फोर्स हो गया 12 न्यूटन। बियर लो बेटा, ठीक है, यस 12 इंटू 10 माइनस एक्स, इसके कारण आ गया। अभी तो ये वाला कंपोनेंट भी तो बचा है 16 न्यूटन। 16 न्यूटन खुद कहाँ से पास हो रहा है? ए पॉइंट से, यस। इसका मतलब थीटा कितना हो गया? थीटा तुम्हारा हो गया 180 डिग्री। टॉर्क इक्वल्स टू RF साइन थीटा, याद है? और मैंने तुम्हें बोला था कि थीटा 0 या 180 होगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि ये खुद फोर्स इस ए पॉइंट से गुजर रहा है, इसलिए कोई टॉर्क पैदा नहीं करेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? टॉर्क ड्यू टू टॉर्क इस कंपोनेंट के कारण तो 0 हुआ, केवल इस F2 का एक कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा वाला? ये वाला। जितने भी फोर्सेस लग रहे थे सबके कारण टॉर्क प्रोड्यूस निकाल लिया हमने। अब क्या करना है? इन सबको ऐड करके 0 के बराबर करना है। तो देखो -10x, 12 120,
-12x इज इक्वल टू 0, ठीक है, यस, -22x प्लस 120 इक्वल्स टू 0, तो 120 इक्वल्स टू 22x, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 22। ये वो पोजीशन है जहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स को लगाना पड़ेगा ताकि ना तो इसमें टॉर्क पैदा हो ना इसमें नेट फोर्स हो, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो हमारे पास पोजीशन भी आ गई, ये वो पोजीशन है जिस पे मैं फोर्स लगाऊंगा, तो इस बॉडी का जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, 0 होगा। नोट करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है बेटा, हमें एक रिंग दे रखी है ना, और रिंग को यहाँ से क्या कर रखा है, हिंज्ड कर रखा है। हिंज का मतलब यहाँ से फिक्स कर रखा है तुम्हें, है ना, और क्या बता रखा है, हमें इस रस्सी के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फाइंड आउट करनी है, ये रिंग है। अच्छा, रिंग जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है, ऐसा दे रखा है, हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वापस से वही स्टेप, वही बेसिक स्टेप याद रखनी है। पहला, इक्विलिब्रियम पढ़ते ही दिमाग में क्या चमकना चाहिए, चमकना चाहिए कि सर नेट फोर्स 0 करना है, किस किस डायरेक्शन में 0 करना है, सर अलोंग द x डायरेक्शन भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए एंड अलोंग द y डायरेक्शन भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोलोगे, सर नेट टॉर्क 0 करना है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो कर दी तो बस ठीक है, हमारे पास टेंशन आ जाएगी इक्वेशन बनकर, यानी 2 इक्वेशंस बनानी, सॉरी 3 इक्वेशंस हमें बनानी। अब देखो, हिंज्ड फोर्सेस अगर कहीं से हिंज्ड है तो वो हिंज पॉइंट क्या करेगा, कहीं से अगर कोई भी बॉडी अगर फिक्स्ड है इस तरीके से, इसको कस रखा है इस पॉइंट के अबाउट, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कांटेक्ट फोर्सेस लग रहे हैं, और वो कांटेक्ट फोर्सेस किस डायरेक्शन में लेने हैं ये हमें अभी समझ नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे, जब भी बॉडी हिंज्ड होगी तो हम मान लेंगे कि जो फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स, वो अलोंग द एक्स डायरेक्शन लग रहा है एज वेल एज वाई डायरेक्शन में लग रहा है। मुझे पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, उस हिंज पॉइंट पर एक तो अलोंग एक्स एक्सिस नॉर्मल फोर्स लगा दूंगा, एक अलोंग वाई डायरेक्शन लगा दूंगा, ठीक है, करके बता देता हूँ तुम्हें मैं, ताकि बात समझ में आए। देखो बेटा, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आसान टॉपिक है, यस, ये तो स्कोरिंग है। देखो यस, ये हिंज्ड पॉइंट था मेरा, और सेंटर से देखना, ये सेंटर से पास हो रहा है ना, कंफ्यूज मत होना, यस, तो ये मेरा पॉइंट हो गया, हिंज्ड पॉइंट। यहाँ पे नॉर्मल लगाया मैंने, एक तो NX लगेगा ऐसे, और एक लगेगा NY लगेगा ऐसे, ठीक है, यस, सेंटर ये रहा। टेंशन कैसे है, टेंशन R/4 डिस्टेंस पे, यहाँ से टेंशन T लगी, R/4 डिस्टेंस पे, यस, है ना, यस। अब देखो, ये मेरी R/4 डिस्टेंस दे रखी है। अच्छा, बॉडी का मास, रिंग का मास दे रखा है, तो डेफिनेटली उसके सेंटर पे एक्ट करेगा, mg लगेगा। ये फोर्सेस है जो रिंग के ऊपर लग रहे हैं, एक mg लग रहा है, nx ny, ये किसकी वजह से है, हिंज्ड पॉइंट की वजह से है। इसको कहीं से कस रखा है, कसने की वजह से, जैसे दरवाजे को 2 एंड से कस रखा होता है ना दीवार से, तो उस वहाँ पे क्या लग रहा है, ऐसे नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं। दीवार उस दरवाजे पे क्या लगा रही है, नॉर्मल फोर्स लगा रही है। इसी तरीके से जिस चीज़ से भी इसको कस रखा है वो क्या लगा रही होगी, नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी। रस्सी टेंशन लगा रही होगी, एक mg फोर्स लग रहा होगा। अलोंग द x डायरेक्शन, अलोंग द y डायरेक्शन फोर्स को बैलेंस कर दो। करते हैं y डायरेक्शन में, कर दें पहले y डायरेक्शन में। देखो बेटा, y डायरेक्शन में एक तो ny लग रहा है, ny प्लस टेंशन t लग रहा है, बराबर mg लग रहा है। x डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करूंगा, तो x डायरेक्शन में केवल nx लग रहा है, इसका मतलब nx की वैल्यू कितनी हो गई, nx की वैल्यू 0 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हो गई क्या बात, यस बेटा। अब बात करते हैं टॉर्क की, है ना, टॉर्क की बात करते हैं। देखो, ny की वैल्यू भी नहीं पता, टेंशन की वैल्यू भी नहीं पता, मैंने x डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस कर दिया, y में भी कर दिया। nx की वैल्यू पता चल गई, लेकिन t और ny की वैल्यू पता नहीं है। 2 वेरिएबल्स, आई नीड 1 मोर इक्वेशन टू सॉल्व इट। कहाँ पे लगाऊं, यस, नेट टॉर्क 0 कर देते हैं, हम जानते हैं, नेट टॉर्क 0 कर दो, सॉरी नेट फोर्स नहीं, नेट टॉर्क 0 करना है, कर दे नेट टॉर्क 0। देखो, किसी भी पॉइंट के अबाउट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें सिखाया, मैंने क्या सिखाया तुम्हें कि नेट फोर्स अगर बॉडी के ऊपर 0 है तो टॉर्क कहीं पे भी कंजर्व करो, सब जगह सेम आने वाला है। तो
तो मैं कहीं पे भी कंजर्व कर सकता, टॉर्क कहीं पे भी लिख सकता हूँ। मान लो कि ए पॉइंट पे मैंने टॉर्क लिखा, देखो ए पॉइंट के अबाउट हमें नेट टॉर्क जीरो करना है। एम जी कैसे प्रोड्यूस करेगा टॉर्क, ऐसे करेगा एम जी इंटू आर, देखो टॉर्क ड्यू टू एम जी, देखो कैसे करेगा, फोर्स ऐसे लग रहा है आर क्रॉस आर वेक्टर, कैसे आर वेक्टर ऐसे, फोर्स नीचे की तरफ अंदर की तरफ, क्या ही डायरेक्शन है। या इसी बात को ऐसे बोल सकते हो कि ए पॉइंट के अबाउट एम जी फोर्स कैसे घुमाएगा रिंग को, ऐसे घुमाएगा, इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। टेंशन कैसे घुमाएगी इसको, टेंशन ए पॉइंट के अबाउट इस रिंग को ऐसे घुमाएगी, ऐसे, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मैं पहले टॉर्क विथ डायरेक्शन लिख देता हूँ। देखो एम जी फोर्स ऐसे लग रहा है, एम जी फोर्स और ए पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है आर, तो कितनी हो जाएगी, आर एम जी हो जाएगी। कोई दिक्कत है इसके अंदर। डायरेक्शन क्या आएगी, अंदर की तरफ आएगी, तो अंदर की तरफ क्रॉस ले लो। टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, ड्यू टू टेंशन फोर्स, सॉरी, नॉर्मल फोर्स के कारण टॉर्क कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि खुद नॉर्मल फोर्स कहाँ से गुजर रहा है, ए पॉइंट से गुजर रहा है, तो ड्यू टू नॉर्मल फोर्स जीरो। इस नॉर्मल फोर्स के कारण भी टॉर्क ए पॉइंट पर कितना आएगा, जीरो आएगा। अब बात करते हैं टेंशन टी की। टी टेंशन टी ये रहा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये रहा ए पॉइंट से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी, आर प्लस आर बाय फोर, दैट इज 5 आर बाय फोर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चे, ये आएगी आर प्लस आर बाय फोर, दैट इज 5 आर बाय फोर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 आर बाय फोर, टेंशन लग रही है, ठीक। अरे आगे की बात समझ में, यस बेटा, यस। कैसे, डायरेक्शन क्या है, देखो आर वेक्टर ये रहा, फोर्स ऊपर की तरफ, मैंने हाथ को घुमाया, किधर आ रहा है अंगूठा, बाहर की तरफ अंगूठा आ रहा है। बाहर की तरफ अंगूठा आने का मतलब क्या है, डॉट लेना है। अच्छा, ड्यू टू नॉर्मल फोर्स कितना है, जीरो। दोनों फोर्सेस के कारण, चाहे वो NX हो या ड्यू टू NY हो, अबाउट पॉइंट O, ये सारे टॉर्क किसके अबाउट लिए हैं, अबाउट पॉइंट O लिए, सॉरी A लिए। बस अब क्या है, अब नेट टॉर्क, इन सभी का नेट सम कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। लिख दो ड्यू टू टॉर्क ड्यू टू mg प्लस टॉर्क ड्यू टू टेंशन प्लस टॉर्क ड्यू टू nx प्लस टॉर्क ड्यू टू ny। जितने भी फोर्सेज उन सभी के कारण अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। देखो टॉर्क ड्यू टू mg कितना है, आर एम जी है, ठीक है, यस। बाहर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ और अंदर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, यस। तो देखो ये बाहर की तरफ है तो माइनस आर एम जी ले लिया, प्लस टेंशन कितनी है, टेंशन बाहर की तरफ आ रही थी, टेंशन के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो बाहर की तरफ आ रहा था, तो पॉजिटिव का 5 आर बाय 4 इंटू टी प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब आ सकता है, यस, आर एम जी इक्वल्स टू 5 आर बाय 4 इंटू टी आ गया, आर से आर कैंसिल आउट हो रहा है, टेंशन मेरे पास आ जाएगी 4/5 mg आ जाएगी। यस बेटा, ये तो टेंशन हो गई। मेरे को तो ny भी निकालना है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ny प्लस 4/5 mg इज इक्वल्स टू mg। तो ny की वैल्यू भी मैंने निकाल ली एंड दैट विल बी mg माइनस 4/5, तो mg/5 आ जाएगी। ये मेरे पास ny आ गया। क्लियर हो गई बात, यस बेटा, नोट करें।